कर रही हूँ कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार ही जन मुद्दों को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। और मेरे पास 20-21 सालों का अनुभव है। हमने देखा है जमशेदपुर को, कोल्हान को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के जो जन मुद्दे हैं उनकी मैं आवाज बनी और बहुत सवाल उठाए, और सवाल उठाते उठाते कई चीजों के समाधान भी हुए जो हमें अच्छा लगा। जैसे मान थोड़ा सा रोल बदला है कि अब राजनीतिक स्टाइल में आना पड़ता है कि अब हर व्यक्ति से मिलना है और उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रत्याशी नहीं भी रहती तो भी तो पत्रकारिता तो चालू ही है। तो हमने उसको बस फोटो खींचा, ट्वीट किया, डीसी को सूचना दी, जिसको को सूचना दी और संज्ञान हो गया। बेटी है इस बार, हो जाइए तैयार, बटन दबाइए माइक पर। इस बार ये मैंने एक बनाया, खुद ही स्लोगन बनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक इमोशनल स्लोगन। बड़े वाहन की चपेट में अक्सर आते हैं, आज भी बड़े वाहन शहर के भीतर चल रहे हैं। रांची में रिंग रोड बन गया, यहाँ क्यों नहीं बन सकता शहर में? यहाँ एमजीएम में इलाज नहीं होता है, रिम्स रेफर कर दिया जाता है। रिम्स जाने में 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से भी ज्यादा। और ये भी खुद है कि उनको व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अपना रोड मैप लेकर उतरे हैं अपने। ये तो जनता को खुद से पूछना चाहिए और सोचना चाहिए। तो मैं जनता को जागरूक कर रही हूँ। देखिए, जीत हार मेरे हाथ में नहीं है, और अगर अंतिम व्यक्ति तक मेरी मैसेज पहुंचती है, जितना जानती हूँ, मैंने उनको भी इंटरव्यू किया है, वो एक नारी है, नारी का सम्मान करना चाहिए, और वो पढ़ी लिखी है, उन्होंने कुछ समय तक कार्य भी किया है किसी चैनल में। पार्टियों पर परिवारवाद, अब सब पार्टियां इसकी शिकार है। तो वो तो एक मुद्दा है कि जब अचानक आप किसी को लाते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि इसके पीछे भी हम जनता की सोच ही जिम्मेदार है। वहाँ पे एक अच्छे नेतृत्व में किस तरह से एक निचले पायदान से ऊपर पहुंचा दिया उड़ीसा को। राजस्थान में पब्लिक बदल देती है, बदलाव करते, हर चीज तो स्टैटिस्टिक्स का खेल है ना। हर चीज यहाँ पर गैर टिस्को का भेदभाव, यहाँ 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि हम थोड़े से एरिया को दिखाते हैं कि बहुत सुंदर है, आज हम जहाँ बैठे हैं बहुत सुंदर है, अच्छा है, ये सीखना चाहिए। सरकारी तंत्र को टाटा कंपनी से सीखना चाहिए कि जो टाटा लीज समझौता है उसमें पूरे जमशेदपुर को सरकारी दर पर आपको नागरिक सुविधाएं देनी है। ये लिखा हुआ है। धुआं हम सब पीते हैं, बीमार हम सब पड़ते हैं, को अलग कर दिया गया है। आदिपुर तो खैर चिलाई अलग हो गया, जुगसलाई नगर परिषद, टाटा नगर स्टेशन टाटा नगर है और वो पड़ता है पंचायत में बागबेड़ा। तो ये सब एक साजिश है और यहाँ पर एक रूपता होनी चाहिए। अगर सब हमारा कहना है पब्लिक से कि आप सब अपने कैंडिडेट को सर्च करिए कि किसका बैकग्राउंड क्या है, और ये जो घोषणा पत्र में 18 बिंदु है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाम, इन सब चीजों को लेकर के क्या क्या काम अभी तक हुए। देखिए, लोकतंत्र तभी फलेगा फूलेगा ना जब आपके अंदर वो बदलाव की वो रहेगी, मैं बदल दूंगा। दूसरी बात है कि एक आदमी को गाली देना सही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि फलाने मंत्री जिम्मेदार है यहाँ की व्यवस्था के लिए, एक अकेला आदमी कभी जिम्मेदार नहीं होता है। प्रतिभागी है, इतने सारे 28 उम्मीदवार मैदान में है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक मुश्त वोट मिलता है किसी को, और अब उस जगह पर अगर एक खास जाति धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे तो बटेगा ही। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं इंडिया एंड इंडियन यूथ से, और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। और आज हमारे साथ बैठी है सीनियर जर्नलिस्ट अन्नी अमृता जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? धन्यवाद, मैं बहुत अच्छी हूँ, और बहुत शुक्रिया कि आप समय निकाले हमारे लिए, हमसे बात करने के लिए। आपका भी मैम समय इम्पोर्टेंट है, अभी आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आप इतने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकालें, धन्यवाद। तो मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं जमशेदपुर में, अभी भी जर्नलिस्ट हैं, तो आप जर्नलिस्ट से राजनीति में का सफर कैसा रहा है, और आप राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? हाँ, ये हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, और मैं सबको ये कह के जागरूक कर रही हूँ कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार ही जन मुद्दों को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। और मेरे पास 20-21 सालों का अनुभव है। हमने देखा है जमशेदपुर को, कोल्हान को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के जो जन मुद्दे हैं उनकी मैं आवाज बनी और बहुत सवाल उठाए, और सवाल उठाते उठाते कई चीजों के समाधान भी हुए जो हमें अच्छा लगा। जैसे मानगो जलापूर्ति योजना धरातल पर आई, यही वो नेता जो आज प्रत्याशी हैं, वो हमारी खबरों का संज्ञान लेते थे और वो कार्य भी करते थे। तो एक दौर पूरा रहा है। तो बिरसा नगर जलापूर्ति योजना, इस तरह की चीजें, टाटा कांड्रा रोड, पूरे ऐसा नहीं कि सिर्फ जमशेदपुर पश्चिम, चारों तरफ जो है हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उस पर काम हुआ। लेकिन मुद्दे उठाते उठाते कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ। तो मैंने ये सोचा कि मैंने जो अनुभव है उसको मैं अब थोड़ा उसका रोल और आगे बढ़ाती हूँ। सवाल कितने उठाएंगे, थोड़े जवाब भी तलाशने होंगे कि जवाब जिनको देना है, जो उस जगह पर है, जो माननीय है, जो जनप्रतिनिधि, तो अब क्या मैं उनसे बार बार जो सवाल करूं, गुहार लगाऊं कि ये समस्या आप समाधान करें, तो उसकी जगह मैं खुद वो बन करके मैं उसका समाधान करूं, ये कोशिश तो मैं कर सकती हूँ। तो और एक मैसेज भी पब्लिक के बीच की, जो भी पढ़े लिखे अच्छे लोग, आप जिनको अच्छे समझते हैं, इनकी ईमानदार छवि है समाज में, क्यों नहीं वो आएंगे। और जब तक वो आएंगे नहीं तो फिर ये स्वच्छ होगी कैसे राजनीति, जिसको हमने ही गंदा बनाया है, हम सबने मिलकर गंदा बनाया है इसको।
जैसा कि हम जानते हैं कि आपने पत्रकारिता से राजनीति का सफर स्टार्ट किया, परंतु इसके बीच आपने समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया। आप जहां भी बारिश के कारण पेड़ गिर गया था, जैसे मैंने देखा था न्यूज में, आप वहां जाके वहां की साफ सफाई और पेड़ की कटाई करके आपने वो जगह को स्वच्छ बनाया और वहां रहने वाले लोगों का सपोर्ट किया। हाँ, मुखी बस्ती जो जी। तत्केडी हरिजन बस्ती जी जी इसको जी। कहते हैं। हाँ। तो असल में मैं ना पत्रकारिता का ही इस्तेमाल करके जनसंपर्क कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को मुझसे वही अपेक्षा रहती है कि मैं खबर लिखूं, चाहे ट्विटर पे या जो वेबसाइट जहाँ आजकल मैं जिस वेबसाइट पर काम कर रही हूँ वहाँ। और उससे क्या होता है कि जब आप खबरें दिखाते हैं तो संज्ञान लेता है प्रशासन, सरकारें संज्ञान लेती है, तो उस पर काम होता है। ये लोगों को अच्छा लगता है और यही मेरे पास यही जरिया भी है लोगों से मिलने का। शुरू से लोगों से मिलती रही हूँ। थोड़ा सा रोल बदला है कि अब राजनीतिक स्टाइल में आना पड़ता है कि अब हर व्यक्ति से मिलना है और लोगों से बात करनी है। तो ये जो आप बता रहे थे ना, ये इसमें भी मैंने पत्रकारिता ही लगाई। चूंकि मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जमशेदपुर पश्चिम से मैं लड़ूंगी, तो भले उसको लोग उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रत्याशी नहीं भी रहती तो भी तो पत्रकारिता तो चालू ही है, कर ही रही हूँ, तो वैसे भी मदद तो हो ही जाती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं थोड़े ज्यादा दौरे कर रही थी और उसी दरमियान मैंने देखा कि पेड़ गिरा हुआ है और वो बता रहे थे कि 15-20 दिनों से कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हमने उसको बस फोटो खींचा, ट्वीट किया, डीसी को सूचना दी, जुस्को को सूचना दी और संज्ञान हो गया और काम हो गया। तो लोगों को ये गया मैसेज कि नहीं, ये तो बहुत गंभीरता से अपने कार्य को कर रही है और पत्रकार के रूप में गंभीरता से ही कार्य को किया है। और आगे भी देखिए ये सब पॉइंट्स लेकर के आए हैं। ये मेरा मतलब हमको माइक चुनाव चिन्ह भी मिल गया है जी। और बेटी है इस बार, हो जाइए तैयार, बटन दबाइए माइक पर। इस बार ये मैंने एक बनाया, खुद ही स्लोगन बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इमोशनल स्लोगन है। बेटी के साथ साथ मैं एक पत्रकार भी हूँ और ये 18 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। एज अ पत्रकार आप जन मुद्दों को ज्यादा समझती हैं बिल्कुल, और आप बिल्कुल। राजनीति में आ रहे थे, दोनों एक दूसरे का पूरक है। बिल्कुल कि आप बिल्कुल पूरक है। राजनीति में क्या है कि आप जो पत्रकारिता कर रहे थे उसी को आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। हाँ जितने भी यहाँ के मुद्दे से आप अच्छे तरह से रूबरू हैं। हाँ। और अब उसे इम्प्लीमेंट करना कैसे करना, ये आपका एक जटिल सवाल होगा। हाँ बिल्कुल। इसमें से जैसे देखिए यहाँ पर एक परियोजना थी, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर परियोजना। ये परियोजना अगर पूरी होती तो आज ये इतनी सारी दुर्घटनाएं नहीं होती शहर में। ये जो जैसे आप देखिए यहाँ क्या होता है कि लोग बड़े वाहन की चपेट में अक्सर आते हैं। आज भी बड़े वाहन शहर के भीतर चल रहे हैं। रांची में रिंग रोड बन गया, यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? यहाँ के ही रिंग रोड का नाम था ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसका ईस्टर्न पार्ट जो है, एक पार्ट जो है वो बन गया जो मरीन ड्राइव जो डोबो चला जाता है, ठीक है। दूसरा पार्ट गोविंदपुर अन्ना चौक से शुरू होने वाला था और वहां से फिर एक कॉरिडोर बनता, फ्लाईओवर का जाल बिछता, वो एग्रीको होते हुए भुइयाडी पहुंचता और फिर वहां से एक पुल। तो इस तरह से एक रिंग बन जाता और यही योजना थी कि इस तरह से जो है बड़े वाहन प्रवेश ही नहीं करेंगे तो कोई भी जाम नहीं होगा, मानगो पुल का जाम भी बंद हो जाएगा। ये परियोजना पूरी हो जाए, शहर का कोई भी हिस्सा जो है वो जाम के से ग्रसित नहीं रहेगा, जाम मुक्त हो जाएगा। आप देखिए आज दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को सिर में चोट लग जाती है। सिर के चोट का क्या हाल होता है शहर में। यहाँ एमजीएम में इलाज नहीं होता है, रिम्स रेफर कर दिया जाता है। रिम्स जाने में 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से भी ज्यादा। और रास्ते में व्यक्ति दम तोड़ देता है या फिर वो जिंदा लाश बनता है, क्योंकि गोल्डन आवर आपका खत्म हो गया। टीएमएच तो आम आदमी जा ना सका और एमजीएम में वह सुविधा पा ना सका। ये मेरा मुख्य स्लोगन है कि टीएमएच आम आदमी जा ना सका, एमजीएम में वह सुविधा पा ना सका। दुख की बात यह है कि हम इन विषयों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। चुनाव में लोग व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत लोग इसलिए भी कूदे हैं कि उनको व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अपना रोड मैप लेकर के उतरे हैं, अपने मुद्दों को लेकर। इन मुद्दों पे काम नहीं हुआ है और जो लोग पुराने जनप्रतिनिधि हैं वो इन मुद्दों पर कटघरे में हैं और पब्लिक को उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। कई सारी पब्लिक मुझसे ही पूछ रही है कि क्यों। मैं कह रही हूँ मुझसे क्यों पूछने की जगह आप ये कहीं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, वो ही क्यों, वही पुराने चेहरे क्यों। और अगर आपका शिक्षा का हब नहीं बन पा रहा है जमशेदपुर, यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, हेल्थ की फैसिलिटी अप टू द मार्क नहीं है, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। आज भी यहाँ कुछ नारकीय बस्तियां हैं जहाँ लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। अगर वृहद विकास नहीं हो सकता है जमशेदपुर का, तो हम किस खुशी में बार बार उन्हीं लोगों को जिता रहे हैं। ये तो जनता को खुद से पूछना चाहिए और सोचना चाहिए। तो मैं जनता को जागरूक कर रही हूँ। देखिए जीत हार मेरे हाथ में नहीं है और अगर अंतिम व्यक्ति तक मेरी मैसेज पहुंचती है तभी मैं जीत सकती हूँ। अगर मेरी मैसेज सब तक नहीं पहुंच सकती है तो परिणाम कुछ और होगा। लेकिन मैं कम से कम जितने लोगों से मिल रही हूँ, मैं इन 18 बिंदुओं पर उनको जागरूक कर रही हूँ कि ये आपके मुद्दे हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा यहाँ के एमएलए के बारे में सोचिए कि किसको हमको चुनना है। आप बेशक चाय कॉफी पर डिस्कस कीजिए,
आप अमेरिका की बात कीजिए, बांग्लादेश की बात कीजिए, वो सब ठीक है। लेकिन आप अपना एमएलए किसको चुन रहे हैं वो देखिए, और बल्कि चुन भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट भी नहीं करते हैं धर्मवीर जी। ये बहुत दुखद है कि खासकर जिस एरिया से मैं लड़ी, जमशेदपुर पश्चिम, अभी लोकसभा में इसका जो डेटा आया था 55-56% मतदान हुआ था। वो भी इतना ज्यादा जब प्रशासनिक जागरूकता फैलाई गई तब। तो हम अगर सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिक्स गंदी है, अच्छे लोग आएंगे तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना वोट भी हम कास्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये सुधरेंगे कैसे हालात? तो क्या हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहेंगे? मैम ऐसा क्यों है, जमशेदपुर का आदमी का माइंडसेट ऐसा क्यों हो गया है कि वो बस सिंबल बेस्ड हो गए हैं? जैसे जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है उन्हीं के वो उनका झुकाव रहता है, जो निर्दलीय होते हैं उनका ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर वो अच्छे मुद्दे लेके भी आते हैं तो उनपे उनका कोई फोकस नहीं होता, वो तो हारेगा ही। उनका माइंडसेट हो जाता है कि वो हारेगा ही, हमको एक चिन्ह को चूज करना है, वोट को बेकार नहीं करना। वो समझते हैं कि हम अपना वोट बेकार करें, पर वो ये नहीं समझते कि वो एक विशियस सर्कल, जिसको दुष्चक्र बोलते हैं, उस दुष्चक्र में वो फंसे हुए हैं। इसलिए कई सारे यहाँ नेता एक एक क्षेत्र से सालों से जीत रहे हैं, और आप उन जगहों को जाके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तो इन जगहों का तो वृहद विकास हो ही नहीं रहा है, फिर वो कैसे जीत रहे हैं? तो इसलिए पब्लिक में ये पावर है धर्मवीर जी कि वो अपने वोट की चोट से बदलाव ला सकती है। वो पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर कर सकती है कि देखिए आप व्यर्थ के मुद्दों में उलझा रहे थे हमें, हमारा मुद्दा तो ये था, हमारा कैंडिडेट भी ये था। ये पब्लिक चाहे तो वो बता सकती है, लेकिन वो समझ नहीं रही अपने पावर को कि वोट के पावर से हम कितना बदलाव ला सकते हैं। आप देखिए कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि लोग निर्दलीय को जिताते हैं। निर्दलीय क्या होता है? एक तरह का मैसेंजर है। निर्दलीय इसलिए क्योंकि आपने उसको देखा नहीं। आप किसको वोट आप दे रहे हैं? टिकट परिवारवाद चल रहा है यहाँ पे, है ना? आप दे रहे हैं टिकट पुराने लोगों को, वही पुराने लोग ही वो वर्चस्व करके बैठे हैं यहाँ की राजनीति में। वो नए युवाओं को मौका नहीं देना चाहते हैं। आज के युवा भी अब धीरे धीरे प्रौढ़ होते जा रहे हैं, और पुराने जो है वो छोड़ने को जगह तैयार नहीं है। नई पीढ़ी को वो गाइड क्या करेंगे, उनको खुद ही लड़ना है। तो ऐसे हालात में हम लोग आए हैं ये मुद्दा लेकर के पब्लिक के बीच कि क्या मैं एक विकल्प बन सकती हूँ? अगर मैं एक विकल्प बन सकती हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि निर्दलीय विधायक को कम फंड मिलेगा, उसको भी वही फंड मिलेगा जो एक पार्टी के विधायक को मिलेगा। एक मैसेज तो जाएगा पार्टियों में, पार्टियां भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि हमें कैसे लोगों को टिकट देना चाहिए। तो ये पावर तो पब्लिक के ही हाथ में है। तो पब्लिक जिस दिन इस पावर को समझ जाएगी ना, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तो आप जैसे जमशेदपुर में अपने न्यूज को लेकर और जन मुद्दों से आपका जुड़ाव अच्छा तरह से रहा, तो ऐसा जमशेदपुर के लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों बना कि हमको परिवारवाद की ओर जाना चाहिए? अगर किसी की बहू आज चुनाव लड़ रही है तो ऐसा जनता के बीच ही प्रॉब्लम है। जनता सोच रही है कि हमको बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है। तो जो भी अगर जैसे मान लीजिए कि पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही है तो उनका जो धरातल पे उनका 0 वर्क है। एक्चुअली जो उनका स्टेटमेंट आया था कि जमशेदपुर राज्य है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जनता वो कभी कभी जुबान फिसल जाती है, उसपे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा मुझ से निकल गया हो। क्योंकि मैं उनको जितना जानती हूँ, मैंने उनको भी इंटरव्यू किया है। वो एक नारी है, नारी का सम्मान करना चाहिए, और वो पढ़ी लिखी है। उन्होंने कुछ समय तक कार्य भी किया है किसी चैनल में, और कभी कभी मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। काफी सुलझी हुई महिला है। देखिए परिवारवाद का आरोप तो लग ही रहा है सभी पार्टियों पे, और परिवारवाद अब सब पार्टियां इसकी शिकार हैं। तो वो तो एक मुद्दा है कि अब और वहाँ पे पार्टी में लोग नाराज हैं। वो बगल का हमारा क्षेत्र है, पूर्वी में चल रहा है, तो वहाँ पे भी अचानक जब आप किसी को लाएंगे तो लोगों में रिएक्शन होगा ही, और ये इशू बना है। हाँ ये देखिए परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हो, आपको पता नहीं है, आगे चलकर पता नहीं क्या हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बेटी बहू या बेटा या बहू है तो उसमें वो टैलेंट नहीं होगा, पहले ही हम उसको नेगेटिव मान लें। ये ऐसा नहीं है, कोई भी अच्छा हो सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ जिस तरीके से ये चीजें होती हैं धीरे धीरे होती है। जैसे आप टाटा कंपनी में भी रूल है, रतन टाटा भी जब ज्वाइन किए थे तो उन्होंने स्टार्ट किया शुरू से। कोई आईएएस ट्रेनी, आईएएस आईपीएस भी कैसे शुरू करता है? वो नीचे पोस्ट उनकी ट्रेनिंग होती है। तो बस वो चीजें अगर होती तो ये रिएक्शन नहीं होता। लेकिन उस दृष्टिकोण से जल्दबाजी है। हाँ लेकिन आप दूसरा पार्ट भी है कि लोग कैडर बेस्ड होते हैं, वो सोचते हैं कि हम पार्टी को देंगे। लेकिन वही पूर्वी में तो वहां भी तो निर्दलीय जीते हैं पहले भी। तो इतिहास तो बनते हैं हमेशा। नहीं जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर होता है तो अपना बच्चा को डॉक्टर बनाना सोचता है। हाँ। तो उसके लिए वो पढ़ाई करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से पहुंचता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा परिवारवाद का मुद्दा उठते रहता है। लेकिन राजनीति में अगर कोई आ रहा है तो उसको प्रथम चरण से स्टार्ट करना होगा। अगर आप डायरेक्ट अगर हेलीकॉप्टर से आप ला के विधायक में खड़ा कर दिए
तो उन्हें कुछ मालूम नहीं उनके एरिया के बारे में, तो ये तो गलत है ना मैम। हाँ, ये चीजें होती हैं कि जब अचानक आप किसी को लाते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि इसके पीछे भी हम जनता की सोच ही जिम्मेदार है। आप देखिए, मैंने 21 सालों तक पत्रकारिता की, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हाउसेज हैं मीडिया के जो मेरा मुझसे नहीं बात कर रहे हैं। और मैं पत्रकार तो हूँ ही, मैंने की है पत्रकारिता, उनका रुझान कहीं और है। वो कुछ समय के लिए कोई पत्रकार है तो वो पत्रकार हो गया और मेरी तरफ ध्यान नहीं है। तो ये इन चीजों के लिए भी हमारी जनता का माइंडसेट जिम्मेदार है। अगर हम वास्तव में जागरूक हो जाएंगे ना, तो लोगों को डर रहेगा, यहाँ की राजनीति को भी डर रहेगा कि नहीं, हमें एक एक स्टेप फूक फूक कर रखना होगा। दक्षिण के राज्य इतने आगे क्यों हैं? अगर कोई राज्य विकसित है तो उसको देखना चाहिए कि कोई हम कितना विकसित क्यों है। आप बगल में उड़ीसा में जाइए, वहां पे एक अच्छे नेतृत्व ने किस तरह से एक निचले पायदान से ऊपर पहुंचा दिया उड़ीसा को। राजस्थान में पब्लिक बदल देती है, बदलाव कर देती है। तो थोड़ा ये भी देखना होगा कि हमारे आसपास अगल बगल नीचे जो अन्य राज्य हैं, वहां पे पब्लिक किस तरह से वोट कर रही है। तो हमें भी थोड़ा सोचना होगा। हमारा तो वोट का प्रतिशत ही कम है। अगर हम वोट ही कास्ट ही नहीं करेंगे तो हर चीज तो स्टैटिस्टिक्स का खेल है ना जी। हर चीज स्टैटिस्टिक्स का खेल है। परिवारवाद में भी वही है कि अगर कोई अचानक आ गया तो लोग नाराज हो रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे एक एक कुछ साल काम करके आता तो नाराज नहीं होते। तो वही चीज है, स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर। अगर 55% वोट कास्ट करेंगे तो उसमें कुछ खास तरह के लोगों का ही वो प्रतिनिधित्व आ पाएगा। सारे लोग कास्ट करेंगे तो सब निचला तबका, ऊपरी तबका, सभी धर्म जाति सभी तबके के लोग जब वोट करेंगे तब जाके असल में फिर वो असली कैंडिडेट चुना जाएगा, है कि नहीं? जी मैम। अभी मैम जैसे झारखंड 24 साल का हुआ है, होने वाला है, तो हम लोग आज भी जो मतलब बेसिक मुद्दे होते हैं, जल, जमीन और जो भी मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो झारखंड में नहीं मिल पा रही है। जमशेदपुर भी उसका शिकार है, पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यातायात की असुविधा है और जनता को मतलब स्वेच्छा से उनके जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर गैर टिस्को का भेदभाव यहाँ दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि हम थोड़े से एरिया को दिखाते हैं कि बहुत सुंदर है, आज हम जहाँ बैठे हैं बहुत सुंदर है, अच्छा है, ये सीखना चाहिए। सरकारी तंत्र को टाटा कंपनी से सीखना चाहिए कि कैसे मेंटेन रखा जाता है, और टाटा कंपनी को ये सीखना चाहिए कि हम कैसे कानून का पालन करें और हम कानून के दायरे में रहें। जो टाटा लीज समझौता है उसमें पूरे जमशेदपुर को सरकारी दर पर आपको नागरिक सुविधाएं देनी है, ये लिखा हुआ है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप चुनिंदा एरिया में देते हैं, है ना, और बाकी को आप कहते हैं गैर टिस्को क्षेत्र है। धुआं हम सब पीते हैं, बीमार हम सब पड़ते हैं, तो बदले में हमको तो वो भी हक नहीं हासिल है जो हमको हक एक्चुअली मिला था नियमतः। तो अब तो देखिए, इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम का मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अगर इंडस्ट्रियल टाउन भी बनता है तो उसमें सबको देना है बिजली पानी, और इसको भी लटका के रखा गया है। नगर निगम का तो 89 में ही आ गया था कि यहाँ नगर निगम बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको पता होगा। जवाहरलाल शर्मा जी ने याचिका दायर की थी। तो इस मुद्दे के सुलझने से पूरे शहर का विकास होगा। यहाँ लड़ना नहीं है। जैसे यहाँ दो तरह की राजनीति होती है, एक होती है कि क्वार्टर ले लो, नौकरी ले लो, टाटा के आगे फिर झुक जाओ। दूसरी राजनीति होती है कि टाटा को उखाड़ फेंकेंगे। अरे आप उखाड़ कैसे फेंकेंगे? ये रोजगार से जुड़ा मसला है। यहाँ एक शहर बना हुआ है, आपको दोनों को अपने अपने दायरे नहीं छोड़ने हैं। टाटा कंपनी को भी कानून के तहत कार्य करना होगा, यहाँ के लोगों को भी अपने कानून के तहत कार्य करना होगा। एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करनी और एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करना है। सब नियम कानून से चले, सबको सरकारी दर पर बिजली पानी मिले। सिर्फ हमको 24 घंटा बिजली मिले, आपको नहीं मिले, ये गलत है। इतने छोटे से शहर में इतने सारे निकाय, मानगों को अलग कर दिया गया है। आदिपुर तो खैर जिला ही अलग हो गया, जुगसलाई नगर परिषद, टाटा नगर स्टेशन टाटा नगर है और वो पड़ता है पंचायत में बागबेड़ा। तो ये सब एक साजिश है और यहाँ पर एक रूपता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर टाटा कंपनी के माध्यम से ही बहुत अच्छा कार्य लिया जा सकता है। यहाँ के नेताओं को, यहाँ की राजनीति को आया नहीं, वो चाहती ना तो इसी कंपनी की मदद से स्वर्ग बना देती इस राज्य को, इस शहर को। तो चालाकियां छोड़कर, अपनी अपनी चालाकी छोड़कर एकदम कानून के दायरे में सबको रहना चाहिए, एकदम स्वर्ग बन जाएगा शहर। इसलिए मेरे घोषणा पत्र में भी है ये बातें। जी मैम, हम आते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, पश्चिमी जमशेदपुर में। देखिए, हम यही तो कहना चाह रहे लोगों को कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। हम अपने घोषणा पत्र को लेकर के उतरे हैं। हम पत्रकार हैं और जो भी माननीय दोनों नेता हैं, सरयू राय जी, बन्ना गुप्ता जी जो प्रमुख हैं यहाँ पर, और बाबर खान जी हैं, और आजाद पार्टी से भी सिद्दीकी जी हैं, सब हैं। उन सबसे हम तो एक पत्रकार के रूप में सबसे हमने सवाल किया है पहले भी। आज भी मेरे लिए आसान है कि मैं सबको कटघरे में खड़ा कर सकती हूँ कि भाई इन मुद्दों पे क्या क्या हुआ है।
जो खड़े हैं वो भी बताएं कि उन्होंने अपना क्या समाज को क्या दिया है। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है देने के लिए कि हम एक पत्रकार के रूप में हमने क्या क्या रोल किए। आप गूगल का जमाना है, सर्च कर सकते हैं लोग कि हमने क्या किया। आप सब, हमारा कहना है पब्लिक से कि आप सब अपने कैंडिडेट को सर्च करिए कि किसका बैकग्राउंड क्या है। और ये जो घोषणा पत्र में 18 बिंदु है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाम, इन सब चीजों को लेकर के क्या क्या काम अभी तक हुए हैं, पब्लिक को खुद परखना चाहिए। मैं ऐसा किसी को कह दूं कि मुझे आप वोट करें, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या किया है अब तक, मेरा क्या योगदान है, कौन कौन से लोग हैं जो भड़काने का काम करते हैं जाति और धर्म के नाम पर, कौन है एक पत्रकार है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसने कभी भड़काया नहीं किसी को, वो सबकी बात करता है, मैं सबकी बात करती हूँ, धर्म और जाति से परे मेरा काम रहा है। और यहाँ पर लोग धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, तो आपको खुद चुनना है कि हमको किसको चुनना है। और पुराने चेहरे को भी कोई रिपीट करने की कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप खुश नहीं है, मेरा कहना है कि व्यक्तिगत लड़ाई क्या लड़ना है और एक दूसरे को गाली क्यों देना है। अगर हमको फलाना व्यक्ति नहीं ठीक लग रहा है, आप जनता है, आप बदल दीजिए, आप फिर नए को मौका दीजिए, वो भी अगर ना करे उसको भी बदल दीजिए। हम अपने घोषणा पत्र पे खरे ना उतरे, हमको भी बदल दो। जज्बा ये होना चाहिए और हिम्मत ये होनी चाहिए। और तब जब ये करेगी ना जनता, ये जेपी भी बोलते थे ना, जयप्रकाश नारायण कहते थे ना, देखिए लोकतंत्र तभी फलेगा फूलेगा ना जब आपके अंदर वो बदलाव की वो रहेगी, मैं बदल दूं, मैं बदल दूंगा, बदल दूंगी, ये काम नहीं करेंगे मैं बदल दूंगी, मेरा फलाना काम नहीं हुआ मैं बदल दूंगी, हमारा शहर शिक्षा का हब नहीं बना हम बदल देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बाहर जाना पड़ता है, अगर आपको कोई खास समस्या आ गई, पेट के की कोई खास समस्या, तो आप AIG जाइए हैदराबाद, ये हो गया तो वहां जाइए, चोट लग गई तो रिम्स जाइए। अरे क्या है ये सब, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इसलिए इन सब मुद्दों पर सोच करके पब्लिक को वोट करना चाहिए। और अगर बदलाव नहीं करेगी तो क्या आप पिछले 21 सालों से आप नेता को गाली दे रहे हैं, नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम नेता को कोस रहे हैं, तो क्या हम कोसने के लिए पैदा हुए हैं कि समाधान निकालना है? अगर उड़ीसा में लोग आज नवीन पटनायक जी को नहीं चुने होते तो आज इतना आगे नहीं बढ़ता। तो विजनरी इंसान को जब चुना जाएगा ना, वो आगे बढ़ता है। जो ये सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होता है, उनको नहीं पता है कि वोट से ही सब कुछ होता है, वोट से ही बदलता है हालात। मैम एक लास्ट सवाल कि एज अ पत्रकार आप जवाब दीजिएगा कि आपके पश्चिमी में पहले क्या सरयू राय थे और बन्ना गुप्ता जी थे। बन्ना गुप्ता जी को हर एक तरह का, हर एक तबका का वोट मिलता था, लेकिन इस बार AIMIM आ गई है, तो क्या ये मुस्लिम वोट को काटने की राजनीति हो रही है या बन्ना गुप्ता अपने क्षेत्र में सही काम कर रहे हैं और उनको वोट मिलेगी? धर्मवीर जी, मेरे साथ एक और चीज हो रही है ना कि क्योंकि आप मेरे पत्रकार साथी हैं, तो अभी एक बड़े से चैनल में, मेरा YouTube चैनल में मुझे 2 तरह से पूछा गया, एक तो प्रत्याशी के तौर पे, दूसरा मुझे एक पत्रकार के तौर पे पूरे आधे घंटे तक विश्लेषण किया गया मेरे साथ, मुझे दोनों रोल निभाना पड़ा। तो अभी भी मैं वही देख रही हूँ, आप भी मुझसे दोनों रोल की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों रोल में है। तो ये सवाल तो देखिए, ये जरूर होता है, हर कोई कहता है कि फलाना आदमी उसको काटने के लिए खड़ा हुआ है, कुछ लोग व्यक्तिगत लड़ाई के लिए भी खड़े हो गए हैं कि मेरी फलाने से व्यक्तिगत दुश्मनी है। मेरा कहना है कि किसी की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी इस क्षेत्र की जनता का विषय नहीं है। हमको फलाना पसंद नहीं है, हमको चिढ़ाना, तो इससे पब्लिक को कोई इश्यू होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक आदमी को गाली भी देना सही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि फलाने मंत्री जिम्मेदार है यहाँ की व्यवस्था के लिए, एक अकेला आदमी कभी जिम्मेदार नहीं होता है, उस व्यक्ति को आपने ही चुना है, आप भी जिम्मेदार है ना। और तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक विश्लेषण का सवाल है, तो अब कौन किस लिए खड़ा है वो तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ दिलचस्प जरूर हो गया है। इतने सारे प्रतिभागी हैं, इतने सारे 28 उम्मीदवार मैदान में हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक मुश्त वोट मिलता है किसी को, और अब उस जगह पर अगर एक खास जाति धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे तो बटेगा ही। क्योंकि देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो पूरे इश्यूज पे जाएंगे, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है माइंड में कि हमको किसको वोट देना चाहिए, और ज्यादातर पब्लिक हताश है। सच पूछिए तो जनता निराश है, और हर तरह से निराश है। वो देख रही है कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, वो जाम में फंसी रहती है, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं से दो चार होती है, तो लोग निराश भी। तो उस निराशा की हालत में भी कहीं ना कहीं वोट करना है, तो उस वक्त वो तात्कालिक जिस प्रभाव में आते हैं वो करेंगे। ये तो जरूर है कि वो इतने खुश नहीं है लोग कि एक आदमी को खूब सारा वोट दे दें, ये तो है। इस बार तो ऐसा लग रहा है मैम कि जो भी अंतर हुआ वोट का बहुत कम ही मार्जिन से कोई भी जीतेंगे या हारेंगे, हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे वोट से क्या ही होगा, एक एक वोट बहुत कीमती होता है, एक वोट से जीत भी जीत होती है, एक वोट से लोग हार गए हैं, ऐसा भी है, इतिहास है। जी ठीक है, धन्यवाद मैम आपको इंडियन न्यूज चैनल से बात करने के लिए।
और हमारी उम्मीद रहेगी कि आप जीते और अपने मुद्दों को धरातल पर उतारे और धन्यवाद। आपके जो जनतागण है वो आपसे खुश रहे। शुक्रिया धर्मवीर। जी मैम। नमस्कार, मैं अन्नी अमृता 49 जमशेदपुर पश्चिम की निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आप सब मुझे जानते हैं, मैं एक पत्रकार हूँ और आज हमारे पत्रकार साथी धर्मवीर जी है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, एक नया वेंचर शुरू किया है अपना यूट्यूब पत्रकारिता की तरफ। तो मैं चाहूंगी कि इंडिया एंड इंडियंस ये जो यूट्यूब चैनल है, आप इसे जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इंटरव्यू को भी देखें और इनके अन्य जो भी इनके जो वीडियोस हैं वो सब आप उनको देखें। धन्यवाद।